जिस एक्चुअली जिस चीज का यूज प्रैक्टिकली यूज होता है वो इनोवेशन होता है, जो साइंटिस्ट निकलता है वो टेक्नोलॉजी होता है। इसलिए बहुत सारा जो साइंटिस्ट निकलते हैं वो सब टेक्नोलॉजी लेवल में रह जाता है, और उसमें से कुछ जो है वो इनोवेशन में जाता है। और इनोवेशन का मतलब है जो नया चीज जो सिस्टम में, प्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, तो हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट जो डेवलप करते हैं उसको हम लोग टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेशन को उसका एक सबसेट इनोवेशन में आता है। और इनोवेशन को हम लोग पैकेजिंग ऑफ द इनोवेशन, वो जो इनोवेशन होता है वो इनोवेशन को हम लोग को पैकेजिंग करना पड़ता है। उसका पैकेजिंग का मतलब है कि उसमें जो अदर एक्सेसरी रिलेटेड चीज को उसमें यूज डालना, और बहुत सारा चीज को कंबाइन करके एक प्रोडक्टिव पर्पज के लिए यूज हो सकता है वो करना। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक बिजनेस मॉडल डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी इनोवेशन को लेके अगर हम बिजनेस करेंगे तो वो बिजनेस का स्वरूप क्या होगा, क्या इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें क्या मशीनरी लगेंगे, उसमें कितना फिक्स कैपिटल होगा, कितना वेरिएबल कैपिटल होगा, कितना रिटर्न होगा, क्या रिस्क होगा, क्या लोन होगा, कितना रिटर्न होगा, इसके ऊपर जो होता है वो एक बिजनेस मॉडल होता है। और वही जो बिजनेस मॉडल है इसको जो जो एक बिजनेस करता है, तो एक एंटरप्राइजेस हो सकता है कि एंटरप्राइजेस 2-3 बिजनेस मॉडल में काम करे, तो ऐसे ही 2-3 एंटरप्राइजेस एक फार्म में रह सकते हैं। फार्म मुझे बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फार्म है, तो फार्म में भी ये कोऑपरेटिव, में भी ये कॉर्पोरेट, में भी ये पार्टनरशिप, और में भी एनजीओ, सो इट में भी एनी काइंड ऑफ फार्म। तो बेसिकली क्या है कि एक फार्म 2-3 एंटरप्राइजेस चला सकता है, और एक एंटरप्राइजेस में एक बिजनेस मॉडल होता है, एक या दो बिजनेस मॉडल होता है, और बिजनेस मॉडल के अंदर में बहुत सारा इनोवेशन जुड़ा रहता है। और इनोवेशन कहाँ से आता है ना, साइंस से आता है। तो वेरियस टाइप्स का न्यू न्यू नयापन जो होता है, न्यू चीज आता है, तो एक स्ट्रक्चर, एक बिजनेस करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को ये सोचना है कि हम कौन सा लेवल में ऑपरेट कर रहे हैं, whether we are operating at the farm level, enterprise level, business model level और innovation level। तो मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के लेवल में आपसे आज बात करूंगा, और उसके बाद आपको जो भी सवाल है आप मुझे पूछिए। तो क्या क्या फैक्टर्स है, बेसिकली आपको अगर कोई भी फार्म को सक्सेस होने के लिए 4 चीज का जरूरत है। ठीक है, क्या क्या 4 चीज का जरूरत है? एक है सबसे पहला रिसोर्सेस और कैपिटल। आपके पास जो रिसोर्सेस है, या वाटर बॉडीज है, या पॉन्ड है, या मशीनरी है, और या आपका पास कैपिटल है, तो ये रिसोर्सेस का आपको जरूरत है। और आपको ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्क, मतलब आपको टीम ऑफ वर्क चाहिए, स्किलफुल मैन पावर चाहिए, मैनेजर चाहिए, दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। और टेक्नोलॉजी और नॉलेज, जो आप जो फार्म को चलाएंगे वो टेक्नोलॉजी और नॉलेज। और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, ये चाहिए। तो क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत सारा कंपनी डूब जाता है, बहुत सारा कंपनी क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी के पास सब कुछ है, रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका लीडरशिप ठीक नहीं, वो काम नहीं करता है। ऐसे ही लीडरशिप है, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है। तो जैसे कि आपका बहुत सारा कोऑपरेटिव्स है, बहुत सारा कोऑपरेटिव डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, लीडर है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है। और बहुत सारा फार्म जहाँ जिसका टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, अगर वो टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया तो वो भी डूब जाता है, कोलैप्स कर जाता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में, कि हमारे पास सब कुछ है, लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस नहीं, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारा मशीन खरीदने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए ये चारों चीज को जब मिलेगा तब एक फार्म एस्टेब्लिश होता है, तब एक फार्म सक्सेस होता है। इसलिए हम किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो हर चीज में ये 4 एस्पेक्ट आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, लीडरशिप, रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये 4 चीज सही है और अप्रोप्रिएट फॉर्म में है तो वो सक्सेस फैक्टर फार्म का बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक डायनामिक सिस्टम है, ऐसा नहीं है कोई स्टैटिक सिस्टम नहीं है,
तो डायनेमिक सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारा फैक्टर्स है जो कि उसका स्ट्रेंथ को कम करता है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को कम करता है, और बहुत सारा फैक्टर है जो सिस्टम को बढ़ाता है। तो हम अगर एज ए फैसिलिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, या आप जैसे जल जीविका है या सिफा है या हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन है, हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन काम का होता है कि हम कैसे ये जो कैपेसिटीज है, कैपेसिटी इन डिसीजन मेकिंग, इन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, उसको बढ़ाया जाए, और उसको जो थ्रेट कर रहा है, उसको जो लिमिटेशन कर रहा है, उसको हम कैसे, स्ट्रेंथ जो रिड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे काउंटर करेंगे। तो फंडामेंटली हम इंक्यूबेशन का मतलब हम इसी के ऊपर ही हम काम करते हैं। तो फिशरीज के बारे में आप अगर बात करेंगे, तो फिशरीज का मतलब ये नहीं है कि खाली मछली प्रोडक्शन करना, पॉन्ड में मछली प्रोडक्शन का, या एक्वाकल्चर, पॉन्ड में मछली प्रोडक्शन करना एक्वाकल्चर नहीं है। एक्वाकल्चर शुरू होता है सीड से और खत्म होता है उसका सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज वगैरह में। तो टिपिकली आप अगर कोई एक वैल्यू चेन देखेंगे, तो वैल्यू चेन में क्या होता है, शुरू होता है उसमें ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट, उसके बाद हैचरीज, उसके बाद सीड रियरिंग, उसके बाद फीड प्रोडक्शन, उसके बाद कुछ हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, फिर मार्केटिंग, फिर कंजम्पशन। तो ऐसे पूरा एंटायर वैल्यू चेन एक होता है, उसमें कम से कम भी 8-10 एंटरप्राइज का इन्वॉल्वमेंट होता है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो एक्वाकल्चर को रन करने में आपको एंटायर वैल्यू चेन का जरूरत है, होल वैल्यू चेन का जरूरत है। तो हम अभी जैसे हमारा सिफा में अराउंड अराउंड 20 टाइप्स का एंटरप्राइज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ है एंटरप्राइज जैसे जैसे कमर्शियल हैचरीज, स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल, या कमर्शियल फिश फार्मिंग, कार्प फार्मिंग, कमर्शियल कैटफिश फार्मिंग, फीड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप फीड प्रोडक्शन करेंगे आपका लोकल इंग्रेडिएंट से, फिश वेस्ट प्रोसेसिंग। वेस्ट प्रोसेसिंग का मतलब है जो फिश का जो वेस्ट निकल जाता है, जिससे अराउंड 35 to 40% फिश का वेस्ट हम थ्रो करते हैं या मार्केट में या घर में, उसको हम प्रोसेस करके कैसे अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं। फिर पल फार्मिंग, जैसे मोती, फ्रेश वाटर पल फार्मिंग, बोर्ड मेकिंग, आप छोटा छोटा बोर्ड बना सकते हैं मीडियम स्केल में। फिश प्रोसेसिंग, जैसे फिश फिंगर, फिले, पिकल, पापड़, ये सब बना सकते हैं, तो उसका एक बिजनेस है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसपे आप सब कुछ मिला सकते हैं, फिश कम डेयरी, फिश कम पोल्ट्री, फिश कम डकरी, फिश कम पिगेरी, फिश कम हॉर्टिकल्चर, ये इसके ऊपर आप कर सकते हैं। फिश मार्केटिंग यूनिट, मतलब कोई एक एजुकेटेड यूथ है जो फिश मार्केटिंग के ऊपर अपना बिजनेस करना चाहता है, वो कर सकते हैं। एक्वा टूरिज्म एक वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जहाँ के फिश फार्मर्स जो थोड़ा लार्ज फार्म है, वो थोड़ा टूरिज्म के साथ इंटीग्रेट करते हैं उसको, मतलब फिश फार्मिंग भी हो रहा है उसके साथ टूरिज्म भी हो रहा है, उसके साथ थोड़ा बोटिंग हो रहा है या स्विमिंग हो रहा है या एंगलिंग हो रहा है, या उसमें कुछ रहने के लिए रेस्टोरेंट है। तो इस तरह का एक्वा टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा आजकल ज्यादा बढ़ रहा है। एक्वा सर्विस सेंटर, उसमें एक जहाँ सब कुछ सर्विसेज मिलता है एक्वाकल्चर, जैसे टेस्टिंग फैसिलिटीज, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, डिजीज डायग्नोसिस, या फीड टेस्टिंग, या कंसल्टेंसी, या लास्ट माइल सर्विसेज, जैसा कोई डिजीज हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो उसका सर्विसेज। तो एक एक्वा सर्विस सेंटर्स, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स, थेरापेटिक्स, ये सब जो टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस है, ये सब टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस को हम लोग एग्री बिजनेस सेंटर से हम इसका प्रमोट करते हैं। तो हम एक एक करके थोड़ा देखेंगे क्या क्या करते हैं। तो एक है कार्प हैचरी, जो कि आप लोग जो फिशरी से जुड़े हुए हैं, तो कार्प हैचरी के बारे में आप लोगों को थोड़ा नॉलेज होगा। इंडिया में अराउंड 2500 हैचरीज है, और 2500 हैचरीज में लगभग 1500 हैचरीज खाली वेस्ट बंगाल में, और बाकी अराउंड 500-600 ईस्टर्न इंडिया में, इंक्लूडिंग आसाम और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सब मिला देंगे। तो ये एक ईस्टर्न जोन को आप छोड़ देंगे तो बाकी देश का बाकी साइड में हार्डली 200-300 हैचरीज है, मतलब मोर देन 90% hatcheries are there in eastern India, and within that around 60% hatcheries is there in West Bengal, और वेस्ट बंगाल इंडिया का लगभग 60% ऑफ स्पॉन प्रोडक्शन करता है। तो उसमें क्या इशू है कि क्वालिटी का उसमें इशू आता है, और लॉन्ग
डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें डिजीजेस आता है, उसका इशू है। जो फार्मर को मिलता है, फार्मर को क्या क्वालिटी मिल रहा है, उसका क्या ग्रोथ मिल रहा है, उसका कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी फार्मर ऑल्सो गेटिंग चीटेड, क्योंकि उसको मिक्स मिल जाता है, कभी स्लो ग्रोइंग मिल जाता है, कभी वो मांगा था रोहू और उसको मिला और कुछ ये मिक्स हो जाता है। तो इसलिए स्कार्प हैचरी आप अगर एस्टेब्लिश करते हैं और फंक्शन करते हैं तो वो लोकल इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें लोकल फार्मर बहुत बेनिफिटेड होते हैं, क्योंकि मोर्टालिटी कम हो जाता है, डिजीज कम आता है, ग्रोथ अच्छा होता है। तो कार्प हैचरी नॉट ओनली एक बिजनेस प्रपोजिशन है, वो पूरा आपका लोकल इकोसिस्टम को काम करता है, और दिस इज फंडामेंटल फॉर एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। तो उसमें क्या है, स्मॉल स्केल का हैचरी है, मीडियम स्केल का हैचरी है, लार्ज स्केल का हैचरी है। स्मॉल स्केल का हैचरी मतलब है 10 लाख एक साइकिल में, मीडियम स्केल का है 3 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लाख एक साइकिल में, और लार्ज स्केल का है अराउंड 5 लाख, कभी कभी 50 लाख ऐसे लेके अभी 1 करोड़ तक भी एक साइकिल में होता है। तो आपका साइज ऑफ हैचरीज डिपेंड ऑन एक साइकिल में आप कितना स्पॉन प्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत छोटा स्केल में आप अगर करते हैं अराउंड 1 मिलियन में, जो कि हमारा FRP प्लास्टिक हैचरी है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आजकल। हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा इकोनॉमिक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो बाकी एक्सपेंडिचर है इतना ज्यादा है, इसमें लेबर वगैरह का इतना ज्यादा है। तो अगर आप इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ साइकिल चलाएंगे तो वायबल होता है। तो इसलिए हम आजकल रेकमेंड कर रहे हैं कि आप मीडियम स्केल ऑफ हैचरी करिए, अराउंड 3 मिलियन का स्केल। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, इट कम्स टू अराउंड रफली 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हार्डली 2-3 महीना में आप उसको प्रोडक्ट बना सकते हैं, और आप अराउंड 1 साल में इज अराउंड 5 to 6 लाख का रिटर्न यू कैन गेट ए रिटर्न। दीज आर ऑल सीमेंटेड हैचरीज। तो ये हैचरीज हम लोग बहुत जगह में प्रमोट कर रहे हैं। उड़ीसा में पूरा नवरंगपुर में हम लोग 5 हैचरी एस्टेब्लिश किए हैं, कलाहंडी में अभी 3 हैचरीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो दिस हैचरीज हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी सीड प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये है जो मीडियम स्केल हैचरी के बाद में कर रहा था। इस इन्वेस्टमेंट इज ओनली 10 लाख, और ये इन a year it generates around 5 to 6 lakhs of profit in a year। और इसमें एक इशू है कि ये जो हैचरीज है, ये हैचरी के साथ आपको अच्छा ब्रूड स्टॉक मेंटेन करना है, अच्छा ब्रूड स्टॉक रखना है, क्योंकि ब्रूड स्टॉक अगर अच्छा नहीं होगा तो सीड का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जब हैचरी बनाते हैं उसके साथ हम कुछ ब्रूड स्टॉक, गुड क्वालिटी ब्रूड स्टॉक, इम्प्रूव्ड ब्रूड स्टॉक हम बेच देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कम से कम 9 वेराइटीज ऑफ फिश का ब्रूड स्टॉक हम लोग दिए हैं, वो उसको बढ़ा के ब्रूड स्टॉक बना के वो सेल कर रहे हैं, और बिकॉज इट्स परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो इसमें इनका जो बिजनेस है इट इज जस्ट गोइंग वेरी हाई। अब किसी भी टाइम में जाएंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ फार्मर्स आर वेटिंग टू टेक सीड फ्रॉम देयर, बिकॉज दिस क्वालिटी इज गुड एंड परफॉर्मेंस इज गुड। तो ये है सीमेंटेड हैचरीज से, थोड़ा सा लार्ज स्केल का हैचरीज है, ये बड़ा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद हैचरीज है और सीड प्रोडक्शन एक अच्छा बिजनेस है। ये आप एक फेज में आपका 14 दिन से 21 दिन तक है, बियरिंग फेज में 2 to 3 मंथ है। तो आप अगर एक प्रॉपर सीड रियरिंग का फैसिलिटी करेंगे, आपको सीड रियरिंग शुरू करना है अप्रैल महीना से। अप्रैल में जून एट द टाइम ऑफ समर, जब पानी नहीं है, इफ यू कैन जनरेट इरिगेशन फैसिलिटीज, आप पानी उसमें सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हार्डली यू रिक्वायर अराउंड 2 feet ऑफ वाटर। तो एक साल में आप उसी पॉन्ड में अराउंड 3 to 5 क्रॉप्स ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल में कभी कभी वो लोग 7-8 क्रॉप भी ले लेते हैं 1 एकड़ एक जगह में। तो विद इन 15 days यू कैन गेट ए रिटर्न। तो आप जो एरिया में आप काम कर रहे हैं, ज्यादातर ड्राई लैंड एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहां अगर अप्रैल महीना में आपका पानी का अवेलेबल कर सकते हैं, तो आप सीड प्रोडक्शन करके, सफिशिएंट सीड प्रोडक्शन करके आप तैयार रखेंगे। जब जुलाई में पानी आ जाएगा पॉन्ड में, तो ये सीड सब बड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 महीना 4 महीना का ओल्ड हो जाएगा। और तो वंस यू स्टॉक इट इन योर पॉन्ड बाय जुलाई, तो उसको कंप्लीट 5-6 महीना 7 महीना का उसको कंप्लीट ग्रोइंग पीरियड मिल जाता है। तो आप अभी जितना प्रोडक्शन, अगर जुलाई में कोई एक स्पॉन प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको फिंगरलिंग बोलता है, सितंबर
अक्टूबर में फिंगरलिंग बनता है। अक्टूबर में जब फिंगरलिंग बनता है, आप जब स्टॉक करते हैं तो नवंबर में विंटर आ जाता है, नवंबर दिसंबर में उसका ग्रोथ नहीं होता है, फिर जनवरी तक ग्रोथ नहीं होता। तो फरवरी में जब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, जब ग्रोथ होता है, तब समर आ जाता है, आपका पानी कम हो जाता है। तो वो जो मछली को आप स्टॉक करते हैं, इसको हार्डली 2 महीना या 3 महीना मिलता है ग्रोइंग पीरियड। लेकिन अगर आप जुलाई महीना में स्टॉक कर देते हैं 3-4 महीना का पुराना फिंगरलिंग्स, तो उसको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना मिलता है, और उधर जो फरवरी मार्च में तो 6 महीना उसको, जो कि आप जिसको 2 महीना मिल रहा था ग्रोइंग पीरियड, अब इसको 6 महीना 7 महीना ग्रोइंग पीरियड मिलता है। तो आपका जो एक साल में दिस सेम फिश जो कि आपका 200-250 ग्राम हो रहा था, अभी 600-700 ग्राम 800 ग्राम हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जुलाई महीना में हमको फिंगरलिंग और एडवांस फिंगरलिंग लोगों को अवेलेबल कराना है, और उसके लिए आपको ड्राई सीजन में, समर सीजन में आपको स्पॉन रेयरिंग करना है, स्पॉन टू फ्राई रेयरिंग करना है। ये है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव, सीड प्रोडक्शन का सिस्टम को बनाना। तो अभी जो जो जगह में और ऐसा कर रहे हैं, जहाँ की इरिगेशन वाटर में छोटा छोटा पॉन्ड बना के सीड रेयरिंग कर रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिल रहा है, एंड इट इज ए गुड इंटरवेंशन। इसलिए आपको हमेशा से ये ध्यान रखना है कि एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि जहां हम सीड प्रोडक्शन करें, समर सीजन में करें, सो दैट फार्मर को एडवांस फिंगरलिंग हम जुलाई महीना में, जैसे बारिश में पानी आता है तब हम उनको अवेलेबल कराएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, और इसका रिटर्न इज वेरी गुड। लगभग जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगभग उतना ही रिटर्न आ जाता है 15 दिन में, 15 से 20 दिन में। तो 1 एकड़ में अराउंड 40,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, 40 to 50,000, और वही 40 to 50,000 आपको 15-20 दिन में मिल जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलमोस्ट डबल, बट इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तब क्या होता है कि एक फार्मर अगर 1 एकड़ में सीड रेयरिंग कर रहा है, तो 3-4 महीना में वो कम से कम 2-3 लाख कमा सकता है, और उसके बाद सीड रेयरिंग के बाद बाकी टाइम में भी वो फिश प्रोडक्शन करता है। तो इट इज ए हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम उसको प्रमोट करना है। तो ये है सीड रेयरिंग का पॉन्ड्स। ये आप देखिए सीड रेयरिंग सब कर रहे हैं, कितना सीड भरा हुआ है। ये वुमेन, महिला लोग इसको कर रहे हैं। आज नवरंगपुर वगैरह में हम लोगों ने ट्रेनिंग दे के कर रहे हैं, तो सीड रेयरिंग भी वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रो आउट कार्प कल्चर। इसके बारे में आप सबको मालूम है। इसमें फिश फार्मिंग, जहाँ भी बड़ा पॉन्ड है उसमें फिश फार्मिंग करना है, और उसमें आपका डिपेंड करता है आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि इस हिसाब से फिंगरलिंग कितना डालेंगे, और लो इनपुट करेंगे या मीडियम इनपुट करेंगे और हाई इनपुट करेंगे। अगर आप मीडियम इनपुट करेंगे तो अराउंड 5 to 7 टन्स पर हेक्टर पर ईयर, जिसमें आप अराउंड, इफ इट इज, आजकल क्या हो रहा है कि जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, दे आर इवन टेकिंग 3 क्रॉप्स इन ए ईयर, क्योंकि दे आर स्टॉकिंग अराउंड 250 to 300 ग्राम्स और अराउंड 2000 फिंगरलिंग पर एकड़, और उसमें दे आर गेटिंग अराउंड 1 टन, एवरेज अराउंड 1 टन इन 4 months, 3 to 4 months इन पर एकड़। तो उनको 3 टन पर एकड़ आराम से उनको मिलता है एक साल में। तो पर हेक्टर अगर देखें तो 7.5 टन पर हेक्टर उनको मिलता है। तो पर एकड़ 3 टन का मतलब है अराउंड 30 to 40 रुपीज प्रॉफिट होने से अराउंड पर एकड़ नॉट लेस देन 1 to 1.5 लाख रुपीज पर ईयर दे कैन गेट। जनरली मिनिमम 1 एकड़ में 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, कभी कभी 3 लाख भी लोग इनकम करते हैं, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। आपका अगर मार्केट कंडीशन अच्छा है, आपका कॉस्ट प्रोडक्शन कम कर सकते हैं, तो इट इज ए गुड प्रॉफिटेबल। अदरवाइज एवरेज फार्मर अराउंड 1.5 to 2 लाख पर एकड़ उसको प्रॉफिटेबल होता है ओनली कार्प में। तो बाकी जो फिशेस है उसमें और ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जैसे आप मागुर कर रहे हैं या मारेल कर रहे हैं या कैट फिश जैसे पाबदा कर रहे हैं, तो उसमें और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसी के हिसाब से अगर किसी के पास पॉन्ड है, बड़ा पॉन्ड है, तो साइंटिफिक मेथड में अगर करेगा तो दे कैन गेट अराउंड 6 to 7 टन्स पर हेक्टर पर ईयर। इसमें और एक चीज है, आप जो इंटीरियर जगह में काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि बारिश के दिन में पानी ज्यादा हो जाता है, और जब रेन फेड में आता है तो पानी कम हो जाता है, तो वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाता है।
तो इसी जगह में क्या है, अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करना है तो आपको उसमें वाटर मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक सिस्टम उसमें डेवलप करना है, या आर्टिफिशियल वाटर उसमें डालना है, या कैनाल से या बोरवेल से, या उसका कोई आर्टिफिशियल जगह में वाटर अवेलेबल है, सो दैट मिनिमम 5 to 6 फीट ऑफ वाटर यू हैव टू मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। तो आप जितना पानी कंटिन्यूस मेंटेन कर सकते हैं एक साल है, उसी का प्रोडक्टिविटी का आपको हिसाब करना है। अगर उससे कम हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी हिसाब नहीं कर पाएंगे, और आपका विंटर को आप छोड़ दें, उसमें ग्रोथ थोड़ा कम होता है, तो आपको एक साल में ग्रोइंग पीरियड मिलता है अराउंड 8 to 9 मंथ इन अ ईयर। तो 8 to 9 मंथ में आपका अगर 3-4 महीना अगर आपका पानी नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा, तो आपको हार्डली 3 महीना या 4 महीना का क्रॉप पीरियड मिलता है। तो आप जितना वाटर मेंटेन करेंगे तो आपको ये साल का अराउंड 9 मंथ का ग्रोइंग पीरियड आप उसको मेंटेन कर सकते हैं और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूस मिनिमम लेवल आपको मेंटेन करना है, और आपको समर के टाइम में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है उसी टाइम में पानी मेंटेन करना है, जो कि स्ट्रेस वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। तो साइंटिफिक फार्मिंग में आपको वाटर मेंटेनेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड वाटर मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्वाकल्चर। तो ये है फिश फार्मिंग। फिर उसके बाद लाइव फिश अगर है तो और थोड़ा आपको 20 to 30 रुपीज ज़्यादा मिलता है। ये वुमेन ग्रुप फिश फार्मिंग कर रहे हैं, देखिए। और फीड प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको मैं इतना शॉर्ट टाइम में थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आप आपका लोकल इंग्रेडिएंट से आप फीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, सिंकिंग फीड कर सकते हैं, फ्लोटिंग फीड कर सकते हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट करें तो सिंकिंग फीड करेंगे, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्लोटिंग फीड में कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका जो लोकली इंग्रेडिएंट अवेलेबल मटेरियल है, वो मटेरियल को आप अगर प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे आप उसको क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, देन उसका कंडीशनिंग, और उसको एक्सट्रूडर, ड्राइंग, ये सब अगर करेंगे, ऑयलिंग, ये सब अगर करेंगे, तो क्या होता है कि आपका जो इंग्रेडिएंट है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, और उसमें फार्मर को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए फीड प्रोडक्शन बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें स्मॉल फार्मर, स्मॉल इन्वेस्टर्स जैसे 5-6 लाख इन्वेस्ट किया, या लार्ज इन्वेस्टर 5 करोड़ 6 करोड़ तक इन्वेस्ट किया, सबके लिए जगह है। उसका अपना कैपेसिटी के हिसाब से मशीन ले सकता है, और उसी के हिसाब से फीड प्रोडक्शन करता है। और फीड प्रोडक्शन एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि आपका फीड आप अगर प्रोसेस करते हैं और उसका क्वालिटी बढ़ाते हैं, तो उसमें फार्मर को भी बेनिफिट मिलता है, और जो फीड बनाता है उसका भी बेनिफिट मिलता है, बिकॉज बोथ आर बेनिफिटेड इक्वली। तो फीड प्रोडक्शन एक अच्छा बिजनेस है। इसको कभी बाद में अगर कभी डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर द ब्रीफ व्हाट आई कैन से इज दैट even with a small investment you can start, you can produce feed, commercial feed, and आप इसमें सेल कर सकते हैं। और उसी मशीन में आप पोल्ट्री के लिए भी कर सकते हैं, डेयरी के भी कर सकते हैं, पिगेरी के लिए भी कर सकते हैं। सेम इंग्रेडिएंट को लेके आप ऑल टाइप ऑफ एनिमल फीड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज ए वेरी गुड बिजनेस। ये छोटा सा फीड हम लोगों ने and total investment is around 1.5 lakh 80 with grinder and this। तो इसमें अराउंड 1 घंटा में सिंकिंग फीड मिल 1 घंटा में अराउंड 25 to 30 kg सिंकिंग फीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने नवरंगपुर में उनको बताया, एक फॉर्मूला डेवलप करके उनको दिया। तो अभी वहाँ लोकली वो इसको फीड बना के तो फीड को सेल करते हैं। हम इसको एक ब्रांड भी डेवलप किया है, उसका ब्रांड का नाम है इंद्रावती ब्रांड। तो इंद्रावती ब्रांड में वो लोग सेल कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर मैंने उनका डेटा ले रहा था, तो लगभग 1.5 लाख का उन्होंने बिजनेस किया है इसमें। तो एक छोटा सा मिल में वो एक बिजनेस कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही छोटा छोटा मशीन में हम कुछ देंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनका एक फॉर्मूला बताएंगे, उनको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, तो वो फीड बना के वो फीड को एनिमल फीड के हिसाब से यूज करते हैं, फिश फीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इट्स ए गुड बिजनेस। ऐसा है ये फीड मिल, ऐसे ही फीड बन रहा है। देखिए, गुड क्वालिटी फीड ऑल्सो यू कैन प्रोड्यूस द लोकली। एक बहुत बढ़िया बिजनेस है।
आप इसमें फ्रेश वाटर पर्ल प्रोड्यूस कर सकते हैं और पर्ल बहुत लो कॉस्ट में आप बिजनेस कर सकते हैं। और ये यू कैन डू इट इन एडिशन टू फिश फार्मिंग। मछली का प्रोडक्शन के साथ भी आप पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, पर्ल बना सकते हैं। तो हमारा ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे अराउंड 200-300 फार्मर्स इसमें पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई इंटरेस्टेड है तो पर्ल फार्मिंग के ऊपर स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेके आप पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं। उसका प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसका इंजेक्शन दे, सर्जिकल दे के इंजेक्शन देना पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आप कर सकते हैं। ये है पर्ल है, ये छोटा बैकयार्ड पर्ल फार्मिंग भी आप कर सकते हैं घर के पीछे में। देन फिश हाइड्रोलिसिस, जिसके बारे में बात कर रहा था कि जो फिश का जो वेस्ट आता है, जो मार्केट में आप फेंक देते हैं, जो सेल करते हैं वो फेंक देते हैं, उसको आप फर्टिलाइजर के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और दिस इज ए वेरी गुड पोटेंट फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर में आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट फार्मिंग सभी में आप यूज होता है, फिश फार्मिंग में भी यूज होता है। एंड इट इज ए गुड बिजनेस एंड इट इज मूविंग वेरी फास्ट। और इंडिया में इवन एक्सपोर्ट भी हो रहा है आजकल। उसको आप सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म कर सकते हैं, ग्रैन्युल फॉर्म में कर सकते हैं, करके उसके ऊपर एक अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। ये है, देखिए प्लांट, छत्तीसगढ़ में एक प्लांट है, वो फिश वेस्ट से फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर प्रोसेसिंग एंड एडिबल फिश प्रोडक्ट्स जैसे फिंगर, फिले, रेडी टू ईट प्रोडक्ट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट, ये सब भी आप बना सकते हैं। सो दीज आर ऑल फिश प्रोसेसिंग प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। देन ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग। ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग का इशू क्या है? इशू एक है कि ये बहुत लो कॉस्ट बिजनेस है, कोई आदमी 10-15 हजार में से शुरू कर सकता है। लेकिन इसमें इशू ये है कि आपको थोड़ा सा बड़ा स्केल में करना पड़ता है, क्योंकि कोई एक बिजनेसमैन अगर आपका प्रोडक्ट को खरीदने जाएगा कोई भी जगह में, तो उसको लार्ज स्केल में चाहिए और वैरायटी चाहिए, जो कि एक फार्मर को करना संभव नहीं। जैसे आप विलेज कॉन्सेप्ट में आप इसमें कर सकते हैं। अगर कोई एक बिजनेसमैन जाता है ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग खरीदने के लिए, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि भाई 20 टाइप्स ऑफ फिश को मैं खरीदूं एक जगह से। और 20 टाइप ऑफ फिश एक आदमी करना मुश्किल है। अगर 20 आदमी और 30 आदमी अगर उसमें करेंगे तो एक एक वेराइटी करेंगे तो हर तरह का वेराइटी मिल जाएगा। तो इसलिए ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग में क्लस्टर अप्रोच में वो सक्सेस होता है। वेस्ट बंगाल में है क्लस्टर, तमिलनाडु में है क्लस्टर। तो जहाँ क्लस्टर बेस है उसमें सम 30-40 पीपल आर इन्वॉल्व, तो वहाँ सक्सेस होता है। तो इसलिए अदरवाइज इट इज ए वेरी लो कॉस्ट बिजनेस, बहुत कम पैसा में कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप के हिसाब से करना है और क्लस्टर बेसिस में करना है, देन यू विल बी सक्सेसफुल। और आजकल बहुत एक्सपोर्ट डिमांड है इसका, फॉरेन कंट्री में बहुत जाता है इसका, इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो ऑर्नामेंटल फिश विलेज और फिश क्लस्टर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। फिर लाइव फिश मार्केटिंग, जो मैंने बताया कि पर्टिकुलरली इंटीरियर जगह में जहाँ मछली का ट्रेडिशन नहीं है, वहाँ क्या होता है कि लाइव फिश सेल नहीं होता है, डेड फिश सेल होता है। क्योंकि लाइव फिश को पॉन्ड से 50 मीटर भी आप ला नहीं सकते। अगर आप एक सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो मछली को, जिंदा मछली 50 मीटर भी आपको लाना मुश्किल है। अगर एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एरेटर वगैरह दे के एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट अगर सिस्टम डेवलप करेंगे, तो आप वो लाइव फिश लाके मार्केट में रख के वहाँ फिश को कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर इज रेडी टू पे 20 to 30 रुपीज टू लेके 50 रुपया एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है। सेम फिश जो मार्केट में 150 में सेल होता है, वही फिश अगर लाइव आ जाता है तो 180 में सेल होता है, सेम फिश। क्योंकि लाइव फिश इज ए प्रूफ दैट फिश इज फ्रेश, फिश इज प्रोड्यूस लोकली। तो इसलिए वही फिश को आप अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर काम करे और लाइव फिश ले आए, तो उसमें ही उसका प्रॉफिटेबिलिटी 20 रुपया से लेकर 50 रुपीज तक प्रॉफिटेबिलिटी उसका बढ़ जाता है। तो आजकल इसका चलन ज़्यादा है और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें हमको लाइव फिश को फार्मर से कलेक्ट करके आप उसमें सेल करना है। एंड दिस कॉन्सेप्ट एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और उसमें
आप थोड़ा सा काम करेंगे तो एक चेन बना सकते हैं जिसमें कि फार्मर से मार्केट में लाइव फिश अवेलेबल होगा। तो ऐसे हम लोग नवरंगपुर में एक छोटा छोटा टैंक दिया, इसका खर्चा ज़्यादा नहीं है, इट इज़ हार्डली 3 to 4,000 रुपीज़, जिसमें कम से कम 200 किलो मछली सेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में किया था, ये बहुत सक्सेसफुल है। और उसको देख के कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर आजकल लाइव फिश सेल करते हैं अपना एरिया में, और दे आर वेरी सक्सेसफुल ऑन दैट। ये लाइव फिश का ट्रांसपोर्टेशन एक टैंक है, वो लेके आते हैं दूर से भी। ये रोड साइड में सेल होता है। एक्वा टूरिज्म के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जिसमें एक्वाकल्चर फार्म हो, स्टेइंग फैसिलिटी हो, एम्यूजमेंट पार्क हो, मीटिंग हॉल, ट्रांसपोर्ट, बोटिंग, फिश कैचिंग, रेस्टोरेंट्स, तो इस तरह का एंटायर एम्यूनिटीज एक फार्मर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि टूरिज्म कॉन्सेप्ट जो जो एंटरप्रेन्योर ने किया है। हम लोग देख रहे थे कि 1-2 साल के बाद उनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियली टू गेट पीपल टू एक्वेंटेड, और बाद में दे बिकम ए वेरी गुड सस्टेन्ड सोर्स ऑफ इनकम। आप अगर यूरोप वगैरह में आप जाएंगे तो आप देखेंगे उनका छोटा छोटा फार्म होता है, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ का, पर्टिकुलरली स्पेन, पुर्तगाल, ये सब जगह में। उसके साथ क्या करते हैं, फार्म के साथ भी एक टूरिज्म टाइप का एक छोटा सा रखते हैं, उसमें स्टेइंग कॉन्सेप्ट में, उसमें 2-4 टूरिस्ट आएंगे, वहाँ रहेंगे, घर का खाना खाएंगे, वहाँ एरिया में घूमेंगे। सो इसी कॉन्सेप्ट में भी अगर कोई एक अच्छा फैसिलिटी है, फार्म फैसिलिटी है, तो उसको एक्वा टूरिज्म के कॉन्सेप्ट में डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए भी सब्सिडी, लोन्स, ये सब अवेलेबल है। तो उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट किया है, इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो एक्वा सर्विस सेंटर के बारे में मैंने आपको जो बताया कि काइंड ऑफ लेबोरेटरीज, डिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, लिटरेचर, बिजनेस नेटवर्क, ये सब आपको एक जगह में मिलेगा। सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, डिजीज डायग्नोस्टिक, नेटवर्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स एंड सर्विसेज ऑफ एक्वा इनपुट, डीपीआर बनाना, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, एक ही जगह में सब मिल जाएगा। तो एक्वा सर्विस सेंटर, और एक्वा सर्विस सेंटर AFS, और हम लोग एक्वा फील्ड स्कूल भी कहते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ 5 क्रिएट किया है, एंड इट इज रनिंग वेरी वेल इन उड़ीसा। ये सब है, ये एक एक्वा सर्विस सेंटर है। फिर नेट मेकिंग एंड रिपेयर, नेट का जो रॉ मटेरियल, जो बड़ा बड़ा नेट बनता है वो बड़ा बड़ा मशीन होता है, बट नेट बनाने के लिए और रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा मशीनरी का जरूरत नहीं है, स्किल का, ज्यादातर स्किल का जरूरत है। आजकल वो स्किल खत्म हो रहा है, और पर्टिकुलरली आप लोग जो उसमें काम कर रहे हैं ड्राई एरिया में, जहाँ वो स्किल नहीं होता है, और नेट को बनाना, उसको रिपेयर करना, तो इसका हम लोग ट्रेनिंग वगैरह अरेंज करते हैं। तो ट्रेनिंग दे के आप थोड़ा सा आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको सिखा सकते हैं। सो अपने घर में बैठ के ही वो लोग नेट बना सकते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होता है। अगर एक नेट का आप रॉ मटेरियल अगर 200-300 रुपये में खरीदेंगे, और उसका अगर नेट सही से बना देंगे तो वो 1000 रुपये में सेल होता है, बस रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो इसी के ऊपर आप ट्रेनिंग देके कोई ग्रुप बेसिस में करेंगे तो आप उसमें नेट मेकिंग और रिपेयर में एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे ये है, हम लोगों ने थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह दिया था, और सिफा में हम एक ट्रेनिंग किया था, उसमें अराउंड 30 फार्मर वुमेन एंटरप्रेन्योर को हम लोगों ने सिखाया था। उसमें से कुछ जाके ऐसा छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं। इसमें नेट बनाना एक प्रमुख है, और बोर्ड मेकिंग रिक्वायर सम स्किल एंड प्रैक्टिसेस, थोड़ा छोटा छोटा इक्विपमेंट चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा बोर्ड बनाएंगे 5-6 हज़ार 7 हज़ार का बोर्ड, क्योंकि एक्वाकल्चर में छोटा छोटा बोर्ड का जरूरत होता है, जिसमें कि लेके वो पॉन्ड में जाके फीड वगैरह देने के लिए। तो एक बोर्ड मेकिंग भी एक बिजनेस है, वो कर सकते हैं। तो ये सब दीज आर द एस्पेक्ट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा बिजनेस है, कैटफिश का फार्मिंग का बिजनेस है, डिजीज डायग्नोस्टिक्स और सर्विसेज का भी बिजनेस है। तो ऐसे ही एक्वाकल्चर में अराउंड 25 टाइप्स ऑफ बिजनेस यू कैन डू इट इन एक्वाकल्चर, आप अगर उसका एंटायर वैल्यू चेन को स्टडी करेंगे। तो इन एडिशन टू फिश फार्मिंग, आप ये सब भी बहुत सारा बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। तो आप दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन फिश फार्मिंग और फिश वैल्यू चेन। तो उसी के ऊपर आपका अगर कोई सवाल है तो मैं अब आपको कोशिश करूंगा कि आप उसका क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।
किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सर ये जो सीफा की टेक्नोलॉजी है, आप उसके साथ में कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं? लाइसेंस क्या है और कौन सा ओपन सोर्स है? उससे रिलेटेड कुछ बताएंगे ना? तो हमारा दो तरह का टेक्नोलॉजी है। एक तरह का टेक्नोलॉजी जो है ओपन सोर्स है, जो प्राइमरीली स्किल बेस्ड टाइप का टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग को प्राइमरीली हम उसको ट्रांसफर करते हैं थ्रू ट्रेनिंग या एक्सपोजर विजिट। ठीक है, कोई फार्मर आए यहाँ सिफा में, साइंटिस्ट के साथ मिला या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड किया या साइंटिस्ट कहाँ विजिट करने गए, तो उसी में मोस्टली जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर होता है। और जो कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी है, जो कमर्शियल बेसिस में हम ट्रांसफर करते हैं, हमारा अराउंड 35-40 टाइप टेक्नोलॉजी है। वो हमारा जो एग्रो इनोवेट है, एग्री इनोवेट एक आईसीआर का एक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके थ्रू से होता है। तो आपको क्या करना है, अगर वो टेक्नोलॉजी लेना है तो आप सिंपली ऑनलाइन में एग्री इनोवेट में जाइए और वहाँ उसके में आपको एक सिफा मिल जाएगा। सिफा के अंदर में आपको मिलेगा कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है। उसको अगर इंटरेस्टेड है तो आप उसमें क्लिक कर दीजिए, आपका डिटेल्स दे दीजिए, तो वहाँ का लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आप जो भी फीस है आपको दे के आप उसको टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। इट इज ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7-8 दिन में ये हो जाता है। तो वो जैसे पर्टिकुलर फीड फार्मूला है या कोई मशीनरी है या कोई डिजीज डायग्नोस्टिक्स है और कुछ केमिकल्स है, ये सब कमर्शियल प्रोडक्ट है। और बाकी जो हैचरीज है या फिश फार्मिंग है, सीड ग्रोइंग है, ये सब है ओपन सोर्स में। तो आपको देखना है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो और उसमें आप कौन सा एस्पेक्ट आप ओपन सोर्स से लेंगे और कौन सा एस्पेक्ट आप टेक्नोलॉजी पर खरीद करके लेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। थैंक यू। सर, किसान क्या सीधे रूप से सीफा को अप्रोच कर सकते हैं क्या कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग को लेकर? और दूसरी बात एक पूछना चाहता हूँ कि उड़ीसा में ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ कैसा रिस्पांस रहा है, मतलब काम को लेकर कि जो काम शुरू किया गया है, जो एक्वाकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी शुरू की गई है, उसका कैसा रिजल्ट और कैसा परफॉर्मेंस रहा है? किसका किसका रिजल्ट? आदिवासी कम्युनिटीज के साथ जो जो कुछ भी काम चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखिए इसमें क्या है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। आजकल क्या होता है कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देते हैं ना, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में 500 आदमी अप्लाई करते हैं, 1000 आदमी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटी तो ज़्यादा नहीं है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हमको मालूम नहीं है कौन उसमें है, तो हम लोग उसमें से रैंडमली हम उसमें ले लेते हैं, 25-30 जो भी है ले लेते हैं। और उसमें उसके वो सफिशिएंट रिसोर्सेज, जैसे मैं पहले आपको बताया, तो अगर उसके पास वो सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है या उसका लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या होता है कि उसको पास नॉलेज तो मिलता है लेकिन वो एंटरप्राइज में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। जी। अगर आप इंडिया में ट्रेनिंग लेंगे तो आपको लाइफ में आपको ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा। जी। फिशरीज में भी आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप 5 साल ट्रेनिंग लेंगे भी तभी आपका ट्रेनिंग खत्म नहीं होगा। जी। तो आप उसका कुछ फायदा नहीं। आपको करना क्या है, आपको मार्केट के देख के आपको डिसाइड करना है कि आपका अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको करना क्या है। जी। एक बार आपने डिसाइड कर लिया आपको करना है, देन यू कम एंड टू आइडेंटिफाई द राइट एक्सपर्ट्स, और पहले एक्सपर्ट के पास जाइए, उनके साथ प्रिलिमिनरी डिस्कशन करिए। उसके बाद उसी बिजनेस में जो लोग सक्सेसफुल रहे हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को आप आइडेंटिफाई करिए, उसके पास जाइए, उसके साथ थोड़ा बातचीत करिए कि ये बिजनेस में क्या, उसका नुएंसेस ऑफ द बिजनेस क्या है। बाद में आप फॉर्मल ट्रेनिंग लीजिए। इतना हो गया, उसके बाद एक फॉर्मल ट्रेनिंग लीजिए, जो हम लोग का 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, और फॉर्मल ट्रेनिंग लीजिए उसी सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आप एक डीपीआर बनाइए, इसका बिजनेस क्या, डीपीआर 4-5 से डीपीआर क्या होता है कि 5-6 साल का एक विजन होता है कि हमको 5 साल में हम ये करना है, तो उसका एक विजन होता है, उसी के हिसाब से आप काम करेंगे, देन आप सक्सेसफुल हो गए। बाकी जो आप जो बात कर रहे हैं कि
आदिवासी एरिया में क्या रिजल्ट मिला है। देखिए, आदिवासी एरिया में सबसे बड़ा इशू क्या है कि जो फंडामेंटल इशू क्या है, आदिवासी एरिया में जहां पे भी जाइए उनके पास दो चीजें हैं। उनके पास लैंड है सफिशिएंट और उनके पास मैन पावर है। ठीक है, जी। बहुत लोग हैं उनके पास। आप जी। अगर ढूंढेंगे तो 50 आदमी मिल जाएंगे, 100 आदमी मिल जाएंगे। बट उनके पास क्या नहीं है, उनके पास कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, जी। क्योंकि उनका सब जितना कमाते हैं ना, सब उनका कंजम्पशन हो जाता है। अगर उनका नहीं होता है तो फिर अपना भाई और वो एक कम्युनिटी बेस में रहते हैं, तो उनका ब्रदर, उनका सिस्टर, उनका कम्युनिटीज है, ऐसा करके उनका खर्चा हो जाता है। तो इसलिए उनके पास कोई सरप्लस नहीं होता है, कोई कैपिटल उनके पास नहीं होता है। लेकिन जी। आप कोई भी बिजनेस करेंगे आपको कैपिटल का जरूरत होता है, तो ये कैपिटल एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि वो लो कैपिटल और लैंड ज्यादा है, ऐसे इस तरह का बिजनेस में हो जाते हैं। तो आपको अगर ट्राइबल एरिया में काम करें तो आपको मैचिंग करना है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है या एक जो फार्मर है उसके पास क्या रिसोर्सेस है, क्या रिसोर्सेस का जरूरत है जिसमें कि एक बिजनेस कर सकता है। तो आप कोशिश करिए कि उसका जो रिसोर्सेस है उसको फुली यूटिलाइज करने के लिए। और जो ट्राइबल एरिया में जो प्रॉब्लम मैं आपको बताया, जहां लो कैपिटल एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटीज को, जो एंटरप्राइज को आप लो कैपिटल बेस में कर सकते हैं, आप ऐसा एंटरप्राइज आप लीजिए तो ट्राइबल लोग उसमें इंटरेस्टेड होकर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल फीड मिल, जी। सीड रियरिंग या फिश मार्केटिंग, इस तरह का एक्टिविटी जहां की कैपिटल का कम जरूरत है, जी। या ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग जहां की मैं भी 15,000 20,000 खर्चा करके बिजनेस कर सकते हैं। जी। लेकिन जो लार्ज कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे केज कल्चर है या बड़ा फीड मिल है, जी। उस तरह का जो बिजनेस है, या बिग फिश फार्मिंग है, उस हैचरीज है जहां कैपिटल का ज्यादा का जरूरत होता है, उस तरह का अगर ट्राइबल एरिया में जाने से आपको डिफिकल्ट हो सकता है। एक दो आदमी मिल जाएंगे जो करने के लिए, लेकिन उसमें भी डिफिकल्टी क्या होता है, हम दे भी देंगे, गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी है उसमें दे भी देंगे, उसके बाद उसको चलाने के लिए भी जो कैपिटल है वो भी लोग अरेंज नहीं कर सकते। तो जी। इसलिए आपको मैच करना है उसके पास क्या रिसोर्सेस है और ये एंटरप्राइज का रिसोर्सेस क्या जरूरत है। जो उसका बड़ा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो जो मैं एंटरप्राइज बनाया, आप सब एंटरप्राइज का आप उसका जो बिजनेस मॉडल है उसको स्टडी करिए कि एक बिजनेस के लिए हमको कितना साइज में करना है, कितना इन्वेस्टमेंट का जरूरत है या कितना लेबर का जरूरत है। तो वो बिजनेस मॉडल जाके वो पर्टिकुलर एंटरप्राइज के साथ बात करिए कि बोलिए देखिए हम ये एंटरप्राइज में इतना कैपिटल का जरूरत होता है, हम सब्सिडी या कोई स्कीम से आपको इतना सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी चीज आपको जनरेट करना है। आप आपके तरफ से जनरेट, या बैंक से या आपका फ्रेंड से या रिलेटिव से जनरेट करना है। आप वो जनरेट अगर नहीं कर पाएंगे तो आप उसको शुरू मत करो। अगर जनरेट कर सकते हैं तो शुरू करो। अदरवाइज क्या होता है, जो आधा अधूरा अप्रोच होता है, तो हम दे दिया, हम फीड, जब तक हम फीड दे दिया वो मछली को खिलाएंगे, जिस दिन आप विड्रॉ कर जाएंगे वो भी मछली को नहीं खिलाएंगे, उसके बाद वो एंटरप्राइज को बंद करके वो फिर अपना दूसरा एक्टिविटी में करेंगे। तो इसलिए मैचिंग करना बहुत जरूरी है और बिजनेस मॉडल को स्टडी करना बहुत जरूरी है, और बिजनेस मॉडल में क्या क्या रिसोर्सेस लगता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। जी सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही दिलचस्प सेशन रहा। और हमारे पास जैसे कि सीमित समय है, तो मुझे इस सत्र को अंत में लाना होगा। तो जाने से पहले हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर नागेश कुमार बारिक सर को उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय निकालने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, और सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने टीम के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। अब जाते जाते मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने लोग मौजूद हैं यहाँ अपने कैमरा को ऑन करें ताकि हम फोटो ले सके। सुबोध सर, आप फोटो ले लेना। जल जीविका के बारे में अधिक जानने के लिए फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर मत्स्य पालन और आधारित मुफ्त सामग्री बहुत सारी है, वो भी जरूर देखें।
और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे और हम एक्वाटॉक के और एक दिलचस्प विषय के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ फिर से आपको मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर।